Hello students, good evening and welcome to One Academy Let's Crack यूपी एग्जाम चैनल। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। आज के इस इवनिंग क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्लास के तहत इंडियन पॉलिटी पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि 11 नवंबर से इस 11 नवंबर से अपना नया बैच शुरू होगा जिसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। अभी ये क्लासेस जो हैं मिक्स क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। आज की इस क्लास में भी हमने कॉन्सेप्ट पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं। आपने अभी तक क्या पढ़ा है, थोड़ा ये टेस्ट इसके थ्रू करना है। साथ ही साथ मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस टेस्ट में जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो मेनली एनसीईआरटी और एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और एनसीईआरटी की जो बुक्स है जो कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसी बुक से मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि ये मैं टेस्ट कर सकूं कि आपने एनसीईआरटी और एनआईएस के बुक को ठीक से स्टडी किया है या नहीं। तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में और खुद को चेक करते हैं। ये मेरा इंट्रो है और आप मेरे से भली भांति परिचित हैं, आप जानते हैं। लंबे समय से मैं क्लासेस लेता रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। और ऑनलाइन पर ऑनलाइन के लिए मैं पूरी तरीके से कंप्लीटली अनअकैडमी के साथ एसोसिएट हूँ। क्लास शुरू करने के पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो ज़रूर लेंगे, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हैं अनअकैडमी का तो फिर आपको जो क्लासेस हैं उसकी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस के आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाए, यानी कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी के बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो सारे एडवांटेज आप अवेल कर सकते हैं। मसलन एनी टाइम एनीवेयर लाइव क्लासेस, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, अनलिमिटेड क्विज़ेज, स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ फॉर्म्स एंड मेनी मोर। जितने भी ऐसे जो फीचर्स हैं अनअकैडमी के वो सभी आप अवेल कर। एक नया फीचर अभी अनअकैडमी ने अपने ऐप पर ऐड किया है, रेज हैंड, जिसमें आप हैंड रेज करके अपने एजुकेटर से बातचीत भी कर। विजेता के नाम से एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी यहाँ दिया जाता है जिसमें आप चाहें तो टेस्ट के थ्रू आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा उसी के बेस पे आपको रिवार्ड्स मिलते हैं और उतना रिबेट आपको मिल जाएगा और आप 25% से लेकर 100% तक ये रिबेट आप पा सकते हैं और फ्री अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब कॉन्सेप्ट क्लास पर हम बातचीत करें जिसमें आज मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे हैं। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं और हम कितना इसमें सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद से निकटता से नहीं जुड़ा है? Who of the following is not closely associated with liberalism? यानी कि उदारवाद से किसका संबंध नजदीक से नहीं है? लॉस्की, कार्ल मार्क्स, मैकाइवर और बेंथम। यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो और एनआईओएस की बुक पढ़ी हो तो आपको ये मालूम होगा और आप कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी और एनआईओएस की बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है किसका संबंध इसमें से उदारवाद से नहीं है। तो देखिए तो आप कुछ गेस भी करेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं। यस, इसमें आंसर है बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपको मालूम है जो सोशलिज्म पे अपना थ्योरी देता है और जो भौतिक समाजवाद है उस पर उसने विचार दिया है। बाकी लॉस्की, मैकाइवर और बेंथम इनका संबंध लिबरलिज्म से है। लिबरलिज्म आपको मालूम है उदारवाद दुनिया की सबसे प्राचीन विचारधारा है। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा आर्थिक गतिविधियों और शासन में जो
सबकी बराबरी और कम से कम हस्तक्षेप, आर्थिक गतिविधियों में खासकर कम से कम हस्तक्षेप के पक्ष में उदारवाद बात करता है। उदारवाद मूलतः एक प्रोग्रेसिव सोच वाली विचारधारा है जिसमें डेमोक्रेसी को महत्व दिया जाता है। लेकिन हाँ, लिबरलिज्म में यानी कि उदारवाद में परोक्ष रूप से पूंजीवाद का ये समर्थन करता है। तो इस पर याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिबरलिज्म? यानी कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खड़ा है। नंबर ऑप्शन बी, मानव तर्क में इसका कोई विश्वास नहीं है। नंबर ऑप्शन सी, यह मानव स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ऑप्शन डी, यह संवैधानिक सरकार के लिए खड़ा है। कौन सा एक इसमें गलत है? इट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी, इट हैज नो फेथ इन ह्यूमन रीजनिंग, सी इट सपोर्ट्स ह्यूमन फ्रीडम, डी इट स्टैंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। देखिए, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में हमने कहा आपसे कि उदारवाद एक प्रोग्रेसिव विचार है, एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी। यदि ये प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है तो डेफिनेटली इसका मानव तर्क में विश्वास होगा, है ना? ह्यूमन रीजनिंग में इसका विश्वास होगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इसका ह्यूमन रीजनिंग में कोई विश्वास नहीं, यानी कि ये बाकी सभी सही। तो आंसर इज बी, है ना? इट हैज नो फेथ इन ह्यूमन रीजनिंग इज रॉन्ग, रेस्ट थ्री आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के बारे में सही नहीं है? ठीक है, फिर से एक उदारवाद के बारे में स्टेटमेंट दिया जा रहा है या तथ्य दिए जा रहे हैं। इसमें से कौन एक गलत है? इसने लोकतांत्रिक विचार के विकास में मदद की है, इसने सामंती व्यवस्था को हतोत्साहित किया, इसने रूढ़िवादिता और रूढ़िवाद को हतोत्साहित किया, और इसने मानव व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया। बताना है कौन एक सही नहीं है। Which one of the following is not true about liberalism? A, it has helped in development of democratic idea. B, it discouraged feudal it, dis, it discouraged feudal order. C, it discouraged orthodoxy and conservatism. D, it laid stress on the development in if human personality. Yes, जाहिर सी बात है कि इसमें कौन-सा सही नहीं है। ए तो बिल्कुल सही होगा, लोकतांत्रिक विचार के विकास में मदद की, जाहिर-सी बात है। सी देखिए, इसने रूढ़िवादिता और रूढ़िवाद को हतोत्साहित किया, यस। ये कंजर्वेटिविज्म को खारिज करता है। इसने मानव व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया, यस। लेकिन बी कह रहा है कि इसने सामंती व्यवस्था को हतोत्साहित किया, नहीं। ये इसका नहीं है, ठीक है ना? ये इसका इट डिस्करेज फ्यूडल ऑर्डर, नहीं, फ्यूडल ऑर्डर को इसने कोई हतोत्साहित नहीं किया, बल्कि ये विचारधारा तभी आया जब एक ढंग से फ्यूडलिज्म अपने बिल्कुल डिक्लाइन पे था। लेकिन उदारवाद ने फ्यूडल ऑर्डर को किसी तरीके से डिस्करेज करने का काम। वैसे ये पूंजीवाद का समर्थक है, याद रखिएगा। लिबरलिज्म जो है ये एक ऐसी विचारधारा है जो आधुनिक विचारधारा है, लेकिन ये सामंती विचारों का हतोत्साहित तो नहीं करता, लेकिन हाँ, पूंजीवाद का समर्थन करता है, और पूंजीवाद इनडायरेक्टली सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करता है। कि सामंतवाद धन का पूंजी का उपयोग नहीं करता, और पूंजी की गतिशीलता सामंतवादी व्यवस्था में नहीं देखने को मिलती, जबकि पूंजीवाद में पूंजी की गतिशीलता रहती। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फीचर ऑफ लिबरलिज्म? यानी कि निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की मुख्य विशेषता नहीं? ठीक है, कौन सी मुख्य विशेषता नहीं?
यह अंधविश्वास के खिलाफ है। यह मानव व्यक्तित्व का विकास है। इसमें राज्य का लक्ष्य मानव व्यक्तित्व का विकास होता है। मनुष्य साधन है और व्यवस्था अपने आप में साध्य है। मनुष्य साधन है और व्यवस्था अपने आप में साध्य है। ठीक है। और डी, राज्य कृत्रिम है, ना कि प्राकृतिक संस्था। तो कौन इसकी विशेषता नहीं है उदारवाद के बारे में? इट इज अपोज टू ब्लाइंड फेथ। बी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी स्टेट एम। राज्य का उद्देश्य होता है ह्यूमन डेवलपमेंट करना, ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। सी, मैन इज मीन्स एंड स्टेट इज एंड इन इटसेल्फ। और डी, स्टेट इज आर्टिफिशियल एंड नॉट नेचुरल इंस्टीट्यूशन। उदारवाद की कौन ऐसी विशेषता नहीं है? चलिए मैं आंसर बता दूं। यस, ए तो इसमें होगा ही होगा। बी भी होगा, मानव विकास हम लोग बात कर चुके हैं, मानव व्यक्तित्व का विकास। ये भी लिबरलिज्म मानता है कि राज्य आर्टिफिशियल है, ना कि प्राकृतिक। राज्य बनाया गया, ये भी सही है। लेकिन मनुष्य साधन है और व्यवस्था अपने आप में साध्य है, ये गलत है। ये इसकी विशेषता नहीं, बल्कि इसकी विशेषता है कि मनुष्य साधन है। मैन इज मेन इज गोल, मेन इज एंड, है ना। और जो बाकी सिस्टम है दैट इज मीन्स ऑन। ठीक है ना। तो मनुष्य साधन नहीं बल्कि साध्य है, उदारवाद कहता है, और यहाँ उसे साधन माना गया। तो मनुष्य मेन इज नॉट मीन्स, मेन इज गोल, और मेन इज एन एंड। तो ये गलत है, ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड इन केस ऑफ लिबरलिज्म? उदारवाद के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा नहीं है, मतलब उचित नहीं? उदारवाद के संबंध में कौन एक इसमें से उचित नहीं? ऑप्शन ए, यह संवैधानिक सरकार के कारण का समर्थन कर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। बी, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखता है, इट हैज फेथ इन सेकुलरिज्म। सी, यह संवैधानिक सरकार का समर्थन करता है, इट सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एंड डी, यह शक्तियों की एकाग्रता का समर्थन करता है, यानी कि कंसंट्रेशन का, इट सपोर्ट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स। तो कौन सी बात उदारवाद के बारे में अनुचित है, ठीक नहीं है? It support the cause of constitutional government. It has faith in secularism. It supports constitutional government. It supports concentration of powers. शक्तियों के संकेंद्रण में विश्वास करता है। कौन सा एक इसकी विशेषता? यस, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, बिल्कुल आंसर इज डी। यह शक्तियों के एकाग्रता का समर्थन अ, नहीं करता है। यहाँ लिख रहा हुआ करता है, नहीं। ये भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात नहीं करता। जब एक बार मैंने आपसे कह दिया ये चीज कि लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म इज अ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, तो आप समझ जाइए कि उसमें सारी अच्छी बातें हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। सिवाय एक उसकी गड़बड़ी आप कह सकते हैं, बस एक उसकी लिमिटेशन है कि वो कैपिटलिज्म को समर्थन कर, अदरवाइज कोई गड़बड़ी लिबरलिज्म में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उदारवाद के बारे में सही नहीं है? फिर से सेकुलरिज्म के बारे, क्योंकि ये पूरा टॉपिक सेकुलरिज्म पे है, सेकुलरिज्म में कह रहा हूँ, लिबरलाइजेशन पे है, सॉरी, लिबरलाइजेशन पे है, उदारवाद पे है, इसीलिए क्वेश्चन भी उदारवाद से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिबरलिज्म? यानी कि उदारवाद के बारे में कौन सही? यह रूढ़िवाद का विलोम नहीं है, इट इज नॉट एंटोनिम ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेटिविज्म। ठीक है ना। यानी कि रूढ़िवाद का एकदम उल्टा नहीं है। रूढ़िवाद रूढ़िवाद का उल्टा क्या होगा, विपरीत क्या होगा? प्रगतिशील।
है ना? तो ये नहीं है। यह व्यक्तिवाद नहीं है, इट इज नॉट इंडिविजुअलिज्म। यह लोकतंत्र के साथ एक नहीं है, इट इज नॉट वन विथ डेमोक्रेसी। इट इज नॉट वन विथ कैपिटलिज्म। यह पूंजीवाद के साथ एक नहीं। तो उदारवाद के बारे में क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 6। यस, आंसर इज डी। डी आंसर इज करेक्ट। यह पूंजीवाद के साथ एक नहीं, इट इज नॉट वन विथ कैपिटलिज्म। ये इसका मतलब कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है ना? कैपिटलिज्म को इनडायरेक्टली ये सपोर्ट करता है, लेकिन ये कैपिटलिज्म नहीं है, ठीक है ना? पूंजीवाद के साथ एक नहीं, यानी कि पूंजीवाद का पूरी तरह समर्थन। बाकी सारा कुछ है डेमोक्रेसी के साथ। इट इज नॉट वन विद डेमोक्रेसी, इट इज नॉट individualism, it is not antonym of conservation, or it is not one with capitalism. क्या यह पूंजीवाद के साथ एक? क्वेश्चन नंबर 7। Who of the following is often described as the father of liberal political philosophy? यानी कि उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं? उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक किसे माना जाता है? हॉब्स को, लॉक को, रूसो और थॉमस पेन। अगर ये आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी, है ना, और NIOS, तभी आप जवाब दे पाएंगे। ये बुक्स आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक बहुत जरूरी, तो आपको पढ़ना चाहिए। थॉमस पेन, हॉब्स, लोके, रूसो, कौन फादर माना जाता है, फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी? यस, जॉन लॉक को माना जाता है। आंसर इज बी, लॉक, ठीक है ना? लॉक को माना जाता है लिबरल लिबरल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने का और फादर ऑफ लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी। और जैसा कि मैंने कहा कि लिबरल जो है, और लिबरलिज्म, उदारवाद जो है, ये सबसे प्राचीन पॉलिटिकल विचारधारा है ना? इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ और फिर दुनिया के देशों ने इसे अपनाया। हमने भी, आपने देखा होगा 1991 में हमने भी उदारवाद की नीति अपनाई, LPG, जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो हमने भी 1991 में आर्थिक उदारवाद को अपनाया है, आर्थिक उदारवाद की पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 8। 16वीं शताब्दी में उदारवाद के कुछ कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। 16वीं शताब्दी में उदारवाद कुछ कारकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इनमें से कौन इसके लिए जिम्मेदार नहीं था? मतलब उदारवाद कुछ चीजों के रिएक्शन में सामने आया, लेकिन कौन उसका उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके रिएक्शन में ये नहीं आया? सामंतवाद, चर्चवाद या चर्च का प्रभाव, राजा की निरपेक्षता, एब्सोल्यूटिज्म ऑफ द किंग और बिगड़ती सामाजिक व्यवस्था, deteriorating social system, feudalism, church, absolutism of king, absolutism of the king और deteriorating social system, किसकी प्रतिक्रिया में ये नहीं था? क्वेश्चन नंबर 8। चलो बता दो। सामंतवाद के ये विरुद्ध था, ठीक है? सामंतवाद के विरुद्ध था, चर्च के विरुद्ध था, राजा की निरपेक्षता, एब्सोल्यूटिज्म ऑफ किंग के खिलाफ भी था, लेकिन बिगड़ती अर्थव्यवस्था से इसका लेना देना नहीं था, है ना? डिटोरेटिंग सोशल सिस्टम की वजह से लिबरलिज्म आया, ये गलत है ना? बिगड़ती सामाजिक व्यवस्था का इसमें कोई भूमिका उसकी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9।
निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का अनिवार्य तत्व नहीं है, अर्थात इसकी हिमायत तो नहीं करता? Which one of the following is not an essential element of liberalism, namely advocacy of? जिसका वो समर्थन नहीं करता है, कौन सा एक अनिवार्य तत्व नहीं है? ए व्यक्ति के अधिकार, बी मुक्त व्यापार, सी धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श और डी एक राज्य विहीन समाज। तो किसका समर्थन उदारवाद नहीं करता है? राइट ऑफ द इंडिविजुअल, फ्री ट्रेड, द आइडियल ऑफ द सेकुलर स्टेट और द स्टेटलेस सोसाइटी। यस, आंसर इज डी, ए स्टेटलेस सोसाइटी। ये बात नहीं करता उदारवाद इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी दर्शन के विरुद्ध एक वैध आलोचना नहीं है? Which one of the following is not a valid criticism against liberal philosophy? है ना, वैलिड क्रिटिसिज्म। यह एक तरल दर्शन है, इट इज ए फ्लूइड फिलोसफी, यानी कि तरल है, यानी कि बहुत लिबरल है, बहुत इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। इट इज ए फ्लूइड फिलोसफी। बी, इसके विचारकों के अलग अलग विचार हैं, इट्स थिंकर्स हैव डाइवर्जेंट व्यूज। सी, यह अनिवार्य रूप से पूंजीवादी दर्शन है, इट इज एसेंशियल अ कैपिटलिस्ट फिलोसफी। और डी, यह मूल रूप से श्रमिक वर्गों का दर्शन है, इट इज बेसिकली फिलोसफी ऑफ वर्किंग क्लास। तो कौन सी इसकी एक वैध आलोचना नहीं है, यानी कि जो आलोचना की जाती है इन सब पॉइंट्स पे, कौन एक इसकी आलोचना नहीं है बल्कि उसकी तारीफ है? यस, आंसर इज डी। यह मूल रूप से श्रमिक वर्गों का दर्शन नहीं, यह श्रमिक वर्गों का दर्शन नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों का दर्शन है ना। पूंजीपतियों का दर्शन आप कह सकते, ठीक है ना, पूंजीपतियों का दर्शन कह सकते हैं, या फिर आप इसको कुछ हद तक कल्याणकारी दर्शन कह सकते हैं, कल्याणकारी वेलफेयर फिलोसॉफी कह सकते हैं, ठीक है ना। लिबरलिज्म को आप, उदारवादी दर्शन को आप कल्याणकारी दर्शन भी कह सकते हैं। इसमें पूंजीपतियों का दर्शन है, पूंजीवाद को बढ़ावा है, तो साथ ही साथ वेलफेयर के कॉन्सेप्ट को भी इसमें बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा, वेलफेयर के कॉन्सेप्ट भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक नोटिस दे दूं कि इस चैनल पर यूपीपीसीएस, सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एसीपीटी, लेखपाल, बीईओ और ऐसे तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बैचेस यहाँ अवेलेबल हैं। कुछ ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, आप चाहे तो उसे, जहाँ तक अनअकैडमी को ज्वाइन करने का सवाल है तो आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स यानी कि 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बेनिफिट, आपको फायदा 2 साल के ज्वाइन करने पे है, क्योंकि आप नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। आपको मात्र ओनली 510 ईएमआई देके आप, मेरा जो रेफरल कोड है उससे भी आप ध्यान रखिएगा, AA10। इस रेफरल कोड को यूज करके आप 10% डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं। अभी एक कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है जिसमें बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। अगर मेरी क्लास में कुछ भी आपको इन अप्रोप्रिएट कंटेंट लगे तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अन अकेडमी में कर सकते हैं। फ्री क्लास भी ज्वाइन कीजिए, रात के आज भी 9:30 पे मेरी क्लास है, 9:30 PM पे फ्री क्लास है, आप जरूर इसे ज्वाइन करिए 9:30 रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कैपिटलिज्म? ठीक है, पूंजीवाद क्या है? ऑप्शन ए, एक ऐसी प्रणाली जहां सरकार व्यापार को नियंत्रित करती है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और लाभ के लिए संचालित होते हैं। सी, एक आर्थिक व्यवस्था जिसमें लोगों के सीमित अधिकार होते हैं।
और डी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली में अधिकांश संपत्ति और संसाधन जैसे कि कारखाने या खेत सार्वजनिक रूप से स्वामित्व या नियंत्रित होते, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के हाथों में होता। तो पूंजीवाद की सही व्याख्या आप किस रूप में करेंगे? A system where the government controls business. B. Capitalism is an economic system where the means of production are privately owned and operated for profit. C. Economic system in which the people have limited rights. And D. An economic system in which most property and resources, such as factories or farms, are publicly owned or controlled. पूंजीवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए क्लियर कट है, इसका आंसर बी है। साफ साफ दिख रहा है कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में हो, यानी कि निजी हाथों में हो। कैपिटलिज्म में उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर ज्यादातर प्राइवेट पार्टी का अधिकार होता है और ये लाभ के लिए संचालित किया, ठीक है ना। इसलिए पूंजीवाद को समाजवाद का ऑपोजिट माना जाता है, क्योंकि समाजवाद जहां सामूहिकता की बात करता है, सबको लेकर चलने की बात करता है, समाजवाद कि जो आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर किसी एक का अधिकार ना हो और सभी को न्यायपूर्ण समान रूप से वितरण हो सके लाभ, ये सारी चीजें समाजवाद में। तो पूंजीवाद में ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 12, हु गेट टू मेक द इकोनॉमिक डिसीजन अंडर कैपिटलिज्म? पूंजीवाद के तहत आर्थिक निर्णय लेने के लिए किसे अधिकार मिलता है या किसे अधिकार होता है? व्यक्ति, सरकार, कोई नहीं, राष्ट्रपति। Who get to make the economic decisions under capitalism? Individuals, government, literally no one, or the president. Question number 12. Yes, answer is A. आप सही अनुमान लगा रहे हैं, आंसर इज ए। पूंजीवाद के तहत निर्णय लेने के लिए अधिकार व्यक्ति को मिलता है और इसीलिए इसे व्यक्तिवादी दर्शन भी कहते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार और निर्णय लेना, आर्थिक निर्णय लेना, राजनीतिक निर्णय लेना, इन सब मामलों में इंडिविजुअल्स को काफी छूट मिली। इसीलिए पूरी दुनिया में लिबरलिज्म को पसंद किया जाता है, उदारवाद को, क्योंकि उदारवाद में व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, इन सबको बहुत अधिक बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूंजीवाद की कौन सी विशेषता नहीं है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म? बाजार अर्थव्यवस्था, आपूर्ति और मांग, प्रतियोगिता की स्वतंत्रता, वर्गहीन समाज यानी कि क्लासलेस सोसाइटी। तो पूंजीवादी समाज की क्या विशेषता है, पूंजीवादी व्यवस्था की क्या विशेषता? कैपिटलिज्म, मार्केट इकोनॉमी, सप्लाई एंड डिमांड, फ्रीडम ऑफ कंपटीशन, और डी क्लासलेस सोसाइटी। तो विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म? क्वेश्चन नंबर 13, यस मैं आप सबको आंसर बता दूं, आंसर इज डी क्लासलेस सोसाइटी। वर्गहीन समाज पूंजीवाद की विशेषता नहीं है। पूंजीवाद वर्ग को मानता है, वह वर्ग में विश्वास रखता है और यह भी मानता है कि वर्ग जो है, वर्ग की उपस्थिति हमेशा बनी रहेगी समाज में, हमेशा ये किसी न किसी रूप में वर्ग का अस्तित्व बना रहेगा। वर्गहीन समाज बहुत मुश्किल, अलग अलग वर्ग बने ही रहेंगे चाहे वो जिस भी आधार पर वर्ग।
ठीक है ना। चाहे इसमें केवल अमीर और गरीब वर्ग ही नहीं बल्कि और श्रमिक वर्ग हैं, छात्र वर्ग है, किसान वर्ग है, ये वर्ग जो है, क्लास जो है, ये बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, the government or groups of the workers might control these resources, but the profit are divided among the people। यानी कि सरकार या श्रमिकों के समूह इन संसाधनों पर नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लाभ लोगों के बीच बांटा जाता है। कैसी व्यवस्था में ये चीजें होती है कि संसाधनों को श्रमिक वर्ग कंट्रोल कर सकता है, या तो सरकार, या तो गवर्नमेंट, ठीक है ना, या तो फिर जो यूनियन है, ट्रेड यूनियन वगैरह जो है, ये जो है ये संसाधनों पर नियंत्रण करते हैं, और जो लाभ होता है संसाधनों का उसको पब्लिक के बीच बांटा जाता है। तो किसमें ये है? पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। सरकार यानी कि उत्पादन के संसाधनों पर श्रमिक वर्ग या सरकार का नियंत्रण और लाभ सबके बीच बांटना। निश्चित तौर पर ये समाजवाद की बात हो रही है, सोशलिज्म की, यही सोशलिज्म है ना। तो आर्थिक संसाधनों पर जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, उस पर सभी का, राज्य का या समूह का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 15, हु ओन्ड एवरीथिंग अंडर कम्युनिज्म? यानी कि साम्यवाद। अब हम लोग साम्यवाद पर बात कर रहे हैं, आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है कि साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद के तहत सब कुछ किसके पास रहता है? अमीर लोग, गुप्त लोग, सरकार, गरीब लोग। वेल्दी पीपल, द सेक्रेट पुलिस, द गवर्नमेंट, द पुअर पीपल। किसके पास होता है साम्यवाद के तहत? सब कुछ किसके पास रहता है? सब कुछ सरकार के पास रहता है। आंसर इज सी, यस। साम्यवाद सरकार स्थापित करती है। समाजवाद एक मॉडल है, साम्यवाद उसको स्थापित करने का तरीका है, साम्यवाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो सरकार इम्प्लीमेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिज्म? साम्यवाद के बारे में क्या सच नहीं? इसमें गरीब लोग रहते हैं, लोग गरीब रहते हैं साम्यवाद में, लोग अमीर रहते हैं। सी, कोई संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता। डी, लोगों को बहुत कम स्वतंत्रता रहती है। तो कम्युनिज्म के बारे में क्या सही है? नंबर 16, कम्युनिज्म के बारे में क्या सही नहीं है? व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कम्युनिज्म? इसमें गरीब लोग रहते हैं कम्युनिज्म में, लोग अमीर रहते हैं, संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता, लोगों को बहुत कम स्वतंत्रता रहती है। यस, इसमें आंसर इज बी, अमीर लोग रहते हैं, लोग अमीर रहते हैं, ऐसा नहीं है। साम्यवाद में बराबरी में सबको रखा जाता है और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर कई तरह के अंकुश लगाए जाते हैं, इसीलिए इसमें अमीर लोग नहीं रहते, बल्कि लोगों के बीच आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा गैप नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनलिज्म डिफाइंस द लॉयल्टी ऑफ द पीपल बीइंग टू, यानी कि राष्ट्रवाद लोगों की वफादारी को परिभाषित करता है। देश की सरकार के प्रति क्या वफादारी है, ये देखता है राष्ट्रवाद। देश के सरकार के प्रति क्या वफादारी है? बी, अपने लोगों के प्रति, साथ ही आप राष्ट्रवाद साझा करते हैं। अपने लोगों के प्रति, साथ ही आप राष्ट्रवाद किस तरीके साझा करते हैं। सी, दूसरे देश के लोगों के प्रति। और डी, अपने देश के शासक के प्रति। तो किसके प्रति वफादारी रहती है राष्ट्रवाद में? राष्ट्रवाद आज भी हमने क्लास में पढ़ाया था, आप सबको याद होगा। नेशनलिज्म, जिसमें भावात्मक स्तर पर लोग राष्ट्र से जुड़ते हैं, एक साझा संस्कृति,
साझा इतिहास, साझा सभ्यता के आधार पर लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और राष्ट्रीय चेतना का भाव उसमें मुखर होता है। तो राष्ट्रवाद लोगों की वफादारी को परिभाषित करता है। कैसे लोगों की या किस तरीके से? देश की सरकार के प्रति क्या है, अपने लोगों के प्रति आप कैसे राष्ट्रवाद साझा करते हैं, या दूसरे देश के लोगों के प्रति अपने देश के शासक के। क्वेश्चन नंबर 17। यस, आंसर इज बी, द पीपल यू शेयर नेशनलिज्म विथ। यानी कि नेशनलिज्म लोगों की वफादारी को दिखाता है कि आप राष्ट्रवाद के प्रति अपनी भावनाओं को लोगों के साथ कैसे जाहिर करते हैं, है ना? आप अपने लोगों के साथ किस तरीके से नेशनलिज्म या राष्ट्र की भावनाओं को आप व्यक्त करते हैं, राष्ट्र के प्रति आप क्या सोचते हैं, राष्ट्र के प्रति आप कैसे विचार रखते हैं, ये राष्ट्रवाद के तहत वफादारी, देश के प्रति सच्ची ईमानदारी और वफादारी का। क्वेश्चन नंबर 18, औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ? What was a long-term consequences of the industrial revolution? What was a long-term consequences of the industrial revolution? औद्योगिक क्रांति का दीर्घकालिक परिणाम क्या निकला, है ना? क्या था? एक स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण बना औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, एक स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण, a cleaner natural environment, पशु संरक्षण, एनिमल प्रिजर्वेशन, वर्कर यूनियंस एंड लेबर लॉज, श्रमिक कानून और श्रमिक संघ और श्रम कानून। और डी, एक दूसरी नवपाषाण संस्कृति, सेकंड नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। तो औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम निकला, दीर्घकालिक परिणाम क्या निकला? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, औद्योगिक क्रांति से इंडस्ट्री डेवलप हुए, आप सबको मालूम है। इंडस्ट्री डेवलप हुए तो लेबर्स की जरूरत पड़ी, लेबर्स बढ़े, और उसी लेबर्स के बाद फिर लेबर्स के यूनियन बने, ट्रेड यूनियन बने, है ना, यूनियंस बने। तो यानी कि श्रमिक संघ, यानी कि ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियंस, और श्रम, बाद में श्रम कानून, लेबर लॉज बने। ये चीज है औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में ये चीज। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म? पूंजीवाद और साम्यवाद में एक बुनियादी अंतर क्या है? पूंजीवाद में निजी संपत्ति की अनुमति है। बी, साम्यवाद एक मुक्त बाजार की अनुमति है। सी, पूंजीवाद सिद्धांत रूप में धन को समान रूप से फैलाता है। और डी, साम्यवाद उद्यमिता को प्रोत्साहित कर, इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अलाउड इन कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म allows for a free market with see, capitalism in theory spreads the wealthy events evenly, and D, communism encourages entrepreneurship. तो दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर पूंजीवाद और साम्यवाद में क्या है? देखिए, आंसर इज ए होगा। आंसर इज ए, पूंजीवाद में निजी संपत्ति को अनुमति रहती है, जबकि साम्यवाद में निजी संपत्ति को अनुमति नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, द इकोनॉमिक सिस्टम कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक डिप्रेशन। किसमें ये देखने को मिलता है? आर्थिक व्यवस्था जो बेरोजगारी, गरीबी, वर्ग संघर्ष और आर्थिक मंदी का कारण बनती है, या कौन सी ऐसी राष्ट्रिक व्यवस्था है? समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, एंड इट इज फाइनल लास्ट क्वेश्चन। किस व्यवस्था में, किस सिस्टम में बेरोजगारी, गरीबी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और रिसेशन या डिप्रेशन जैसे दौर देखने को मिलते हैं? यस, पूंजीवाद, डेफिनेटली, क्योंकि पूंजीवाद की यही गड़बड़ी है
कि पूंजीवाद पैसे के प्रवाह को तो बढ़ाता है, लोगों के हाथों में पैसे आते हैं, परचेजिंग पावर बढ़ता है, लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूंजीवाद बड़ा असंतुलित है जिसमें किसी के पास काफ़ी पैसे होते हैं और किसी के पास गुज़ारा करने को पैसे नहीं। पूंजीवाद सपने बहुत दिखाता है और पूंजीवाद के खतरे भी, रिस्क भी बहुत रहते हैं। यद्यपि सामंतवादी व्यवस्था से या समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवाद अच्छा है क्योंकि पूंजीवाद में पैसे का फ्लो होता है और पैसे जो है वो सब जगह पहुंच पाता है, लेकिन पूंजीवाद में जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये है कुछ क्वेश्चंस मैंने कॉन्सेप्ट पे रखे थे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को ज्वाइन किया है। इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर करना और बिकॉज़ दिस इज़ योर अनअकैडमी एंड फाइनली thank you for joining my class. Thank you. See you again tomorrow at same time, 6 o'clock. Thank you. Goodbye.